प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूं राजीव कुमार, सरकारी माध्यमिक विद्यालय ब्रौंगाजेर फतेहगढ़ साहिब। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आजादी से अच्छा शब्द दुनिया के किसी शब्दकोश में नहीं है। आजादी की कीमत पिंजरे में कैद तोता ही जान सकता है, जिसके पंख फड़फड़ाकर सलाखों से टकरा रहे हैं, जिसकी आत्मा कैद की गुलामी से आजाद होने के लिए छटपटा रही है। गुलामी एक बंदिश है। जब हमारा देश दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा दौलत को लूटकर 7 समुंदर पार ले जा रहे थे, तब कितने ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी अत्याचारी शक्तियों को ललकारा और उन्हीं की बदौलत आज हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। आज हमारा देश भारत अपने निर्णय करने में पूर्ण रूप से आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन 1947 से पहले ऐसा नहीं था। हम अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन थे, हम उनके गुलाम थे। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत से देशभक्तों ने तन मन धन सब कुछ देश पर निछावर कर दिया और उन वीर क्रांतिकारियों में से एक हुए हैं मदन लाल ढींगरा। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का पाठ महान राष्ट्र भगत मदन लाल ढींगरा पढ़ेंगे। इस निबंध को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उस निबंधकार के बारे में जिन्होंने इस निबंध की सुंदर शब्दों में रचना की है, और उनका नाम है प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी। तो सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय और हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी का जन्म 12 मार्च 1950 को पंजाब के मुकेरियां होशियारपुर में हुआ। ये समकालीन हिंदी कविता के नामवर कवि हैं। वे पिछले 4 दशकों से पंजाब की हिंदी कविता के चश्मदीद गवाह रहे हैं। आपने पंजाब के हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। आपने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नॉर्वे, कनाडा और पाकिस्तान की यात्राएं भी की हैं। इन्हें गुरमुखी लिपि में उपलब्ध पंजाब के मध्यकालीन हिंदी साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। आपने एमए हिंदी एवं पंजाबी, पीएचडी, डीलिट तक की उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की है। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं गरम लोहा, पहचान की यात्रा, किसी और दिन, फिर से फिर आदि प्रमुख काव्य संकलन हैं। आपकी कविताओं में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत स्वतः ही झलकती है। आपने हिंदी एवं पंजाबी में 36 ग्रंथों की रचना की। इनके अतिरिक्त आपने ओम जय जगदीश हरे के कर्ता पंडित शरदाराम फलोरी की ग्रंथावली का संपादन भी किया है। प्रोफेसर बेदी 35 वर्षों तक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के हिंदी विभाग में अध्यापन के दौरान अध्यक्ष, डीन, कबीर विद्यापीठ के प्रभारी, नामधारी सतगुरु राम सिंह चेयर के मुखी एवं स्वामी विवेकानंद अध्ययन
केंद्र के चेयरमैन रहे हैं। ये भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अब प्रोफेसर बेदी राजस्थान के एक विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो तथा पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में भाई कान सिंह नाभा के महान कोश के हिंदी अनुवाद योजना के प्रभारी एवं संपादक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निबंध महान राष्ट्रभगत मदन लाल ढींगरा और जानेंगे कि किस तरह एक अंग्रेज भगत परिवार में जन्म लेकर भी उनके अंदर क्रांति के बीज पैदा हुए और देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदन लाल ढींगरा को जाता है। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता साहिब गुरदित्ता मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। सेवामुक्त होकर वे अमृतसर में रहने लगे। मदन लाल शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। हर बात को वह तर्क के तराजू में तोल कर देखते थे। बचपन की कई ऐसी घटनाएं मदन लाल ढींगरा के आत्मविश्वास को अभिव्यक्त करती हैं। भले ही मदन के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, परंतु वह खुद शुरू से ही देशभक्ति के रंग में रंगे गए थे। लाहौर कॉलेज में पढ़ते हुए उन्हें देशभक्ति के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज छोड़कर उन्होंने कई धंधे किए, जिनमें कारखाने की मजदूरी तथा अपना गुजारा करने के लिए रिक्शा और टांगा तक चलाना भी शामिल है। घर में केवल उनके बड़े भैया ही उनकी बात को सुनते व समझते थे। बड़े भैया के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अभियांत्रिकी अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। यह मदन लाल ढींगरा के जीवन का नया मोड़ था। भाई की सहायता के बिना यह सब संभव न था। विदेश में रहकर अध्ययन करने में उनके बड़े भाई ने तो उनकी मदद की ही, परंतु इसके साथ साथ इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी उनकी आर्थिक सहायता की। लंदन में मदन लाल ढींगरा भारत के प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। इन्होंने उनके संपर्क में आने पर जहां अपने को गौरवान्वित महसूस किया, वही सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा भी मदन लाल ढींगरा की देशभक्ति से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि सावरकर ने ही मदन लाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई। मदन लाल इंडिया हाउस में ही रहते थे। उन दिनों खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त, सत्येंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्युदंड दे दिया। इन घटनाओं ने मदन लाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत और बदले की भावना को जन्म दिया। 1 जुलाई 1909 को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य, इनमें अंग्रेज भी सदस्य थे, वार्षिक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए। इसी समारोह में करजन वायली भी परिवार समेत आया। वह उस समय स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था।
मदनलाल ढींगरा ऐसे अधिकारियों से नफरत करते थे। मदनलाल ढींगरा का मानना था कि ऐसे नीच अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को केवल गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि बिना किसी कारण के मौत के घाट उतारा है। 22 वर्ष के नौजवान ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और करजन वायली को 7 गोलियों से वहीं ढेर कर दिया। मदनलाल ढींगरा सच्चे देशभक्त थे। वे भागे नहीं, बल्कि बड़े आराम से अपना चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने भरी सभा में अपने देशभक्त होने का साक्ष्य दिया। 1909 में अंग्रेजों के लिए यह पहली साहसपूर्ण चेतावनी थी कि भारतीय अपना देश आजाद करवाना चाहते हैं तथा आजादी के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मदनलाल ढींगरा ने बंग भंग आंदोलन के समय भी लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजाया था। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमा करते थे। अपनी हर पुस्तक के ऊपर मदनलाल ढींगरा ना लिखकर वंदे मातरम लिखा करते थे। मदनलाल ढींगरा उच्च आदर्शों के स्वामी थे। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी खूब जानते थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया। मदनलाल ढींगरा ने अदालत में बड़े खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर रहा हूँ। आप याद रखना कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी ही भारत माँ स्वतंत्र होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर नागरिक को अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का अधिकार है। अंग्रेजों को कोई हक नहीं कि वे बिना किसी कारण भारतीयों को गुलाम बनाकर रखें। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटोविले की जेल लंदन में फांसी की सजा दी गई थी। ये वही जेल थी जहां शहीद उधम सिंह को भी फांसी दी गई थी। आयरिश लोगों ने मदनलाल ढींगरा की हिम्मत को सराहा, क्योंकि वे खुद इंग्लैंड में रहकर अपनी आजादी के लिए जूझ रहे थे। मिस्टर वीएस ब्लंट, जो उस समय इंग्लैंड के मेंबर पार्लियामेंट थे, ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने किसी ईसाई को भी इतने आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ न्यायपालिका का सामना करते हुए नहीं देखा। ढींगरा की महान शहादत को याद करते हुए लाला हरदयाल ने कहा कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदनलाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज भारत को स्वतंत्र बनाएगी। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदनलाल की शहीदी पर कहा था कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक मदनलालों की जरूरत है। मदनलाल की शहीदी से प्रभावित होकर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उनकी स्मृति में मदन तलवार नामक पत्रिका निकाली। बाद में यह पत्रिका क्रांतिकारियों की विचारधारा की संवाहक बनी। 16 अगस्त 1909 के डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का जोश भरा वक्तव्य छपा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होने के नाते मैं अनुभव करता हूं कि गुलामी राष्ट्र देवता का अपमान है। राष्ट्र पूजा ही राम और कृष्ण की पूजा है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूंगा जब तक भारत मां स्वतंत्र न हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने मदनलाल ढींगरा की देह को लावारिस करार देकर दफना दिया। वीर सावरकर जी ने ढींगरा की देह को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हुए, क्योंकि सरकार का कहना था कि वे उनके संबंधी नहीं हैं।
कई वर्षों बाद जब 13 दिसंबर 1976 को महान शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, उसी समय मदन लाल ढींगरा की अस्थियों को भी मातृभूमि का स्नेह प्राप्त हुआ। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि मदन लाल ढींगरा जो एक साधन संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, अगर वो चाहते तो बड़ी आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी देश और समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सी बुराइयां हैं। उनको दूर करने के लिए हमें शहीदों के जो सपने हैं वो साकार करने होंगे। समाज पर जब भी कोई संकट आता है तो उसका मिलजुल कर सामना करना होगा, क्योंकि इन शहीदों ने देश की अखंडता और एकता के लिए ही अपना बलिदान दिया था। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर देश की भलाई के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके बाद अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ये बच्चों, सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। संपन्न, खुशहाल, अध्ययन, पढ़ाई, गौरवान्वित, महिमा से युक्त, प्रशिक्षण, सिखलाई, ट्रेनिंग, साक्ष्य, सबूत, अनुपालन, रक्षण। अभियोग होता है मुकदमा, स्मृति पुंज, यादों का समूह, संवाहक, आगे ले जाने वाली, वक्तव्य, कथन, अंतक, बिना थके, अस्थियां, हड्डियां। शब्दार्थ के बाद आइए बच्चों, अब हम इस निबंध के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले हम वो प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर आपको 1 या 2 पंक्तियों में देना है। तो पहला, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? तो बच्चों, आपने निबंध में पढ़ा था मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ। दूसरा, मदन लाल ढींगरा को लाहौर कॉलेज की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? मदन लाल ढींगरा को देशभक्ति के कारण लाहौर कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तीसरा प्रश्न, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपना गुजारा कैसे किया? कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्हें अपना गुजारा करने के लिए कारखाने में नौकरी करना, रिक्शा व टांगा चलाने जैसे काम करने पड़े थे। प्रश्न नंबर 4, वे इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? उत्तर, वे इंग्लैंड में यांत्रिक अभियांत्रिकी अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। अगला, मदन लाल ढींगरा किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने? मदन लाल ढींगरा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे। कर्जन वाइली कौन था? कर्जन वाइली स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा कब दी गई? मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को कर्जन वाइली की हत्या करने के जुर्म में पेंटोविले की जेल लंदन में फांसी की सजा हुई थी। 1-2 पंक्तियों वाले आखिरी प्रश्न पर आते हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा की अस्थियां भारत भूमि कब लाई गई? ब्रिटिश सरकार ने मदन लाल ढींगरा को लावारिस मानकर दफना दिया था। फिर कई वर्षों के पश्चात 13 दिसंबर 1976 को शहीद ऊधम सिंह की अस्थियों के साथ शहीद मदन लाल ढींगरा की अस्थियां भी भारत भूमि लाई गई। बच्चों,
आगे हम वो प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर आपको 3 या 4 पंक्तियों में देना है। पहला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की क्यों ठानी? इसका उत्तर, जब मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस में रहता था, उन दिनों खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतेंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्युदंड दिया। इन्हीं घटनाओं के कारण मदन लाल ढींगरा के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी तथा बदले की भावना ने जन्म ले लिया था। तभी उसने बदला लेने की ठान ली थी। दूसरे का दूसरा, करजन वायली को मदन लाल ढींगरा ने क्यों मारा? इसका उत्तर, करजन वायली उस समय स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। वह भी निर्दोष भारतीयों को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। वह भारत में जनता के साथ हो रहे अन्याय के लिए भी उत्तरदायी था। इसी कारण ढींगरा के मन में उसके प्रति भी नफरत और बदले की भावना थी। वह करजन वायली को मारकर यह बता देना चाहता था कि भारतवर्ष के लोग भी बदला ले सकते हैं, उन्हें इतना कमजोर ना समझा जाए। तीसरा प्रश्न, मदन लाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल ने क्या कहा था? इसका उत्तर, मदन लाल ढींगरा की शहादत पर लाला हरदयाल ने कहा कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदन लाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज़ को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज़ भारत को स्वतंत्र बनाएगी। अब हम इस निबंध के बड़े प्रश्नों को करते हैं जिनके उत्तर आपको 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न, शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। मदन लाल ढींगरा भारतवर्ष के उन महान शहीदों में से एक थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देशभक्ति और अपनी कॉलेज की पढ़ाई दोनों में से देशभक्ति को चुना था। इंग्लैंड जाकर भी इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटेन में चल रही स्वतंत्रता प्राप्ति की गतिविधियों में निडरता पूर्वक भाग लिया था। वह वहां पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। इंग्लैंड में न्यायालय में भी उन्होंने अपने तर्कपूर्ण एवं उत्साह युक्त भाषण से अपने देशभक्त होने को प्रमाणित कर दिया था। राष्ट्र की पूजा ही राम और कृष्ण की पूजा है। इन शब्दों से उनकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, भारतवर्ष के जिन वीर सपूतों ने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उनमें मदन लाल ढींगरा का नाम भी प्रमुख है। मदन लाल ढींगरा ने निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वह निडर थे। मदन लाल ढींगरा सच्चे देशभक्त थे। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा था। उनके जीवन से हमें देश प्रेम, साहस, सच्ची देशभक्ति, निडरता और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करने और अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, अब हम अभ्यास का ख भाग भाषा बोध करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अशुद्ध शब्द दिए हैं, हम इनको शुद्ध लिखने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले श्रेय, देशभक्ति, गौरवान्वित, स्थापना, आजादी, लावारिस, आत्मविश्वास, यांत्रिकी, प्रशिक्षण, मृत्युदंड, मातृभूमि, अस्थियां, कॉलेज, अध्ययन,
क्रांतिकारी 1000 स्मृति प्राप्त। प्यारे बच्चों, आप सभी ने इन सभी प्रश्नों को लिखना भी है और याद भी करना है। मदनलाल ढींगरा जैसे शूरवीरों, देशभक्तों के बारे में पढ़ना है और उनसे प्रेरणा लेकर देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा करनी है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस देश को सदा दिल में बसाए रखना, उस देश को सदा दिल में बसाए रखना। इसी आशा के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही किसी और विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।